और यही चोलों की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है, उनका प्रसिद्ध स्थानीय स्वशासन। एक तरफ युद्ध में क्रूरता और दूसरी तरफ प्रशासन में इतनी परिपक्वता, ये विरोधाभासी उन्हें इतना आकर्षक बनाता है। स्थानीय स्वशासन, ये शब्द हर किताब में मिलता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या था? ये काम कैसे करता था? क्या ये आज की पंचायत व्यवस्था जैसा था? कुछ मायनों में हाँ, लेकिन ये उससे भी ज्यादा व्यवस्थित था। देखिए, गांवों में मुख्य रूप से दो तरह की सभाएं होती थीं। एक थी उर, जो आम गांवों की सभा थी, जहां सभी करदाता सदस्य होते थे। दूसरी थी सभा या महासभा, जो उन गांवों में होती थी जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे, जिन्हें अग्रहार कहते थे। अच्छा, ये सभा बहुत ही संगठित थी और समितियों के माध्यम से काम करती थी। समितियां? मतलब जैसे आज हमारे यहाँ अलग अलग विभाग होते हैं। बिल्कुल। सिंचाई के लिए अलग समिति, बाग बगीचों के लिए अलग, न्याय के लिए अलग, सड़कों की देखरेख के लिए अलग। और इन समितियों के सदस्यों का चुनाव एक बहुत ही अनोखे तरीके से होता था, जिसे कुडोवुलाई प्रणाली कहते थे। कुडुवलाय। जी, ये एक तरह की लॉटरी व्यवस्था थी। गांव के योग्य सदस्यों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे, उन्हें एक बर्तन में डालकर मिलाया जाता था और फिर एक छोटे बच्चे से एक एक पत्ता निकालने को कहा जाता था। ये तो कमाल है। मतलब चुनाव में किसी तरह की धांधली या पक्षपात की गुंजाइश कम करने का एक जबरदस्त तरीका था। लेकिन क्या ये गांव पूरी तरह से स्वायत्त थे? क्या राजा का कोई दखल नहीं होता था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय भी है। पूरी तरह स्वायत्त नहीं थे। राजा के अधिकारी गांव के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए मौजूद रहते थे और जैसे जैसे सामंतवाद बढ़ा, इन ग्राम सभाओं की स्वायत्तता में कमी आई। तो ये एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस युग के हिसाब से सत्ता का इतना विकेंद्रीकरण एक क्रांतिकारी कदम था। तो एक शक्तिशाली साम्राज्य, क्रूर सैन्य विजय और एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था।